हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से परफेक्ट क्लासेस पर। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। जो दिल्ली सल्तनत है वो क्या है और दिल्ली सल्तनत किस तरह से भारत के अंदर इसका प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, किस तरह से इन्होंने काम किया। तो कुल मिलाकर दिल्ली जो सल्तनत है उसका जो इतिहास है बहुत लंबा इतिहास रहा है। और इनके इतिहास को जो ख़त्म किया था वो बाबर ने ख़त्म किया था। चाहे हम गुलाम वंश की बात करें, चाहे हम खिलजी वंश की बात करें, चाहे हम सैयद वंश की बात करें, चाहे लोधी वंश की बात करें, तो ये सारे के सारे जो वंश थे, इन सारे वंश को दिल्ली सल्तनत के एक ग्राफ में बांटा गया है। दिल्ली सल्तनत के अंदर ही ये सारे जो वंश हैं ये आते हैं। और उन वंश में जो सबसे पहला जो वंश है उस वंश के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जो भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत का जो सबसे पहला जो वंश था उस वंश का नाम था गुलाम वंश। जी हाँ दोस्तों, भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत का जो सबसे पहला वंश था उसका नाम गुलाम वंश था। अब जो गुलाम वंश था उसकी भारत के अंदर शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से गुलाम वंश यहाँ पर अस्तित्व में आया और इसका जनक किसको कहा जाता है। तो विवर्स, जब मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हुई तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद 1206 में, जी हाँ 1206 में भारत के अंदर एक वंश की शुरुआत की गई और उस वंश का नाम था गुलाम वंश। जी हाँ, भारत के अंदर एक वंश की शुरुआत की गई और उस वंश का नाम था गुलाम वंश। और गुलाम वंश का जो यहाँ संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक, जी हाँ, यानी भारत के अंदर 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की मोहम्मद गोरी के मरने के बाद। ये पहला तुर्क शासक था जिन्होंने दिल्ली के ऊपर आकर अपना राज स्थापित किया था। और इस वंश का जो दूसरा नाम है इसको यामिनी या फिर मामूलक भी कहा जाता है। इसको यामिनी या मामूलक वंश भी कहा जाता है। मूलतः इसको गुलाम वंश की उपाधि दी गई है कि इसको गुलाम वंश कहा जाता है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो गुलाम वंश है उसकी शुरुआत 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अब होता क्या है, जैसे जैसे ये अब खेल आगे बढ़ता है तो किस तरह से काम होना शुरू होता है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ये बहुत ही चतुर और चालाक एक शासक थे जिन्होंने भारत के अंदर बहुत अच्छे तरह से अपना चंद दिनों का जो शासन था वो किया था। तो इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी राजधानी चुना वो लाहौर को चुना। जी हाँ, लाहौर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी चुना। और उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। यानी कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल है, जो फाउंडेशन है, उसको करवाने का जो सिरे है वो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी तो मृत्यु के बाद इस काम को जो करवाने का सिरा जाता है वो इल्तुतमिश, जो इसका दामाद था, उसने इसको मुकम्मल करवाया था, कंप्लीट करवाया था। तो होता क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक है उन्होंने दिल्ली के अंदर जो कुतुब मीनार उसका निर्माण करवाया, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है वो हो जाती है। 1210 में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण क्या था कि ये खेल खेल रहा था जिसका नाम चौगान था। चौगान क्या होता है? चौगान एक खेल होता है जिसको पोलो कहा जाता है। आधुनिक दुनिया में इसको पोलो कहा जाता है। जो पोलो का खेल था चौगान, उसको खेल रहा था और इसकी अचानक से घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के दौरान जब एक खलबली सी मच जाती है और गुलाम वंश के अंदर लोग एकदम से हैरान और परेशान हो जाते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद अब जो गुलाम वंश का शासक है वो कौन बनेगा और किसको इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो होता क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका जो एक बेटा था, विवादित बेटा जिसको कहा जाता है आराम शाह, तो 1210 में जब इसकी मृत्यु हुई तो 1210 में मृत्यु होने के बाद आराम शाह को इसका उत्तराधिकारी चुना गया। लेकिन जो आराम शाह था वो एक मतलब सुस्त शासक था, उसके पास इतना दिमाग नहीं था, इतनी नॉलेज उसको नहीं थी।
वो अच्छे प्रकार से शासन नहीं कर सकता था। इसीलिए आराम शाह को जो तुर्क लोग थे, तुर्क लोगों ने उसका विरोध किया और उसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की। और आराम शाह को यह माना जाता है कि इल्तुतमिश के द्वारा आराम शाह को मार दिया गया। और इन्होंने 1212 में जो कुतुबुद्दीन का जो गुलाम वंश था उसके ऊपर इन्होंने अपना अस्तित्व जमाया। और 1212 से लेकर, वैसे माना जाता है कि 1210 भी माना जाता है, कहीं कहीं 1212 के बारे में लिखा गया है, 1210 भी हम कह सकते हैं। 1210 से लेकर और 1236 तक इन्होंने फिर वहाँ पर कार्यभार संभाल लिया, जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तु जो तमिश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और दामाद को जब उत्तराधिकारी बनाया गया तो इन्होंने जो कुतुब मीनार था, उस कुतुब मीनार का जो अधूरा जो काम पड़ा हुआ था, पेंडिंग में जो काम था, उसको पूरा करके कुतुब मीनार का जो निर्माण था उसको मुकम्मल करवाया। उसके बाद जब इल्तुतमिश का इंतकाल हुआ, इल्तुतमिश की जब मौत हो गई, तो उसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी था वो चुना गया रुकनुद्दीन को। रुकनुद्दीन, जी हाँ, रुकनुद्दीन को 1236 में इसका उत्तराधिकारी चुना गया। लेकिन फिर तुर्कों ने रुकनुद्दीन का वहाँ पर मतलब समर्थन नहीं किया, ये भी एक अयोग्य शासक था, और रुकनुद्दीन को गद्दी से हटाया। और 1236 से लेकर 1240 तक जो गद्दी पर बैठी थी उसका नाम था रजिया सुल्तान। जी हाँ, अक्सर आपने रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा होगा और सुना होगा। रजिया सुल्तान 1236 में 1236 से लेकर 1240 तक गुलाम वंश की यह भी एक शासक रही थी। और ये एक पहली ऐसी औरत थी जो अपने गले में रुमाल और सर पर टोपी, यानी जो शासकों का एक नियम होता था उस नियम को लागू करके, फॉलो करके ये बाहर निकलती थी। और ये पहली औरत थी जो घर से बाहर बिना पर्दे के निकलती थी। इसका भी बड़ा बोलबाला था रजिया सुल्तान का। तो रजिया सुल्तान के बाद जो इनका जो मेन जो शासक बना था वो फिर बना था बलबन।